हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो एक बार हम रिवाइज भी कर लेंगे कि अपने लास्ट लेक्चर में जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे थे। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए, ये सारे टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारे जो है कुछ भी टॉपिक बच गए हैं, जैसे कि हम पढ़ रहे थे कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसके पोस्टुलेट्स क्या है, फिर हम इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करेंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म को हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो यहाँ पर जो हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, जैसा हमने क्लास 11th में आइसोमेरिज्म पढ़ा था, लगभग वैसा ही है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के उस पर हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो तो एक बार आप देख लीजिए ये सारे टॉपिक्स। चलो, तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के बारे में हमने पढ़ लिया था। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर हम पढ़ रहे थे सीएफटी के कुछ एप्लीकेशन। ठीक है, तो कुछ कुछ तो हमने देख लिया था, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला। ठीक है, आप ध्यान से देखो। फिर हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनमें कैसे स्प्लिटिंग होती है, कैसे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है, ये देख लिया था। फिर ऑक्टाहेड्रल में भी सेम देख लिया था। ठीक है, फिर देख कलर्स, एक एप्लीकेशन इसका ये भी है कि जो कलर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कलर कैसे शो होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात कर ली थी। पूरा फिनोमेना या पूरा हमने देख लिया था कैसे डी ट्रांजिशन होता है। और कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जहां पर डी पे इलेक्ट्रॉन 0 है, तो वहां पर तो डी ट्रांजिशन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कलर शो करते हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से। ठीक, नेक्स्ट हमने पढ़ लिया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ है। ठीक है, अगर हमें एमिशन में कोई कलर दिख रहा है, जैसे हमें मान लो रेड कलर दिख रहा है, तो अगर हमें बताना हो कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब हुआ होगा तो हम कैसे बताएंगे। ठीक है, या मान लो कि हमें जो है पता है कि ब्लू कलर एब्जॉर्ब हुआ है, तो हमें क्या कैसे पता चलेगा कि कौन सा कलर इसने एमिट किया है। तो ये भी हम जान सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल की मदद से। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल क्या है ये हमने देख ली थी, और एग्जाम्पल भी देख लिए थे काफी सारे। ठीक है, चलिए, फिर हमने देख लिया था कि कलर कॉम्प्लेक्स, इसका जो पूरा एक्सप्लेनेशन है, जो डीजी ट्रांजिशन है, उसके बारे में हमने अपने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर हो गया था लास्ट लेक्चर में। अब आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे चैप्टर को। अगला है एडवांटेजेस ऑफ सीएफटी, यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ एडवांटेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब क्या क्या एडवांटेजेस है ये देख लेते हैं। तो सीएफटी यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये क्रिस्टल फील्ड मॉडल इज सक्सेसफुल। ये सक्सेसफुल था, क्यों सक्सेसफुल था? इन एक्सप्लेनिंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों सक्सेसफुल था? क्योंकि फॉलोइंग प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाया था। ठीक है, चलो तो देखते हैं फॉलोइंग प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल था इसको एक्सप्लेन करने के लिए, और इसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो हमने स्टार्टिंग में भी देख लिया था कि कैसे फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर को भी इन्होंने बताया, एक्सप्लेन किया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे कि हमने देखा स्क्वायर प्लेनर है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स हमने देखे, अलग अलग ज्योमेट्री हमने देखी कि ज्योमेट्री क्या होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक है, कौन सी एक्सिस जो है, कौन सी एक्सिस जो है वो पार्टिसिपेट करेगी, जैसे एक्सियल प्लेन पार्टिसिपेट करेगा या नॉन एक्सियल प्लेन, किसकी स्प्लिटिंग की एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी, ये हमने देख लिया था। अगला, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट हमने देख लिया था कि कोऑर्डिनेशन, जो कि हमने अभी बस फ्रेशली लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा है, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसका कलर कैसे होगा। ठीक है, जिसको हमने पढ़ा था डीडी ट्रांजिशन, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, डीडी ट्रांजिशन, ट्रांजिशन लिख लेते हैं। ठीक है, डीडी ट्रांजिशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और यहाँ से जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी पता चला। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या क्या है?
थोड़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं, चैप्टर में तो पढ़ लिया हमने, स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है या डायमैग्नेटिक नेचर का है। अगर कहीं पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये है पैरामैग्नेटिक नेचर का, और कहीं पर अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी कि अनपेयर्ड नहीं है तो ये होगा डायामैग्नेटिक नेचर का। ठीक है, डायामैग्नेटिक नेचर का ये हमने देख लिया था। ठीक है, तो मैग्नेटिक नेचर कैसे निकालेंगे ये भी हमें पता चल गया था, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें देखने थे डी वाले, क्लियर है इतना। चलो, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं सीएफटी के जो हमने चैप्टर के दौरान सीखे हैं। ठीक है, चलो इतना आपको नोट कर लेना है पॉइंट बना करके, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो एक और फॉर्मूला हमने देखा था मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। जिसको हम कहते हैं म्यू। ठीक है, तो म्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू रूट एन और एन प्लस 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है और ये है बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, बीएम यानी कि बोहर मैग्नेट्रॉन। क्लियर इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है कुछ ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं सीएफटी के। वैसे हमें ये ड्रॉबैक्स आइसोमेरिज्म के बाद पढ़ने थे, लेकिन पहले हम ड्रॉबैक्स पढ़ लेते हैं फिर हम आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे। ठीक है, कि आइसोमेरिज्म क्या हो। चलो, तो ड्रॉबैक्स देखते हैं। फर्स्ट है a negatively charged ligand should repel the d electron of the metal more strongly as a compared to neutral ligand। तो अगर हमारे पास कोई नेगेटिवली चार्ज लीगेंड है तो वो इलेक्ट्रॉन को, जो डी के इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल करेगा, करेगा ही ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में भी नेगेटिव चार्ज है और लीगेंड में भी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो न्यूट्रल लीगेंड के कंपैरिजन में ये ज्यादा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। वी नो दैट ग्रेटर द रिपल्शन लार्जर विल बी द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। और हमें ये भी पता है कि जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उतनी ज्यादा डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होगी। हमने पढ़ा है ना कि जैसे एक्सियल सेट है, ठीक है, उसमें क्या है, रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से जो एनर्जी का गैप है वो ज्यादा हो जाता है, या हम कहें स्प्लिटिंग जो है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, सच ए लीगेंड विल बी स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। तो ऐसा एक लीगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा। कौन सा वाला, जो जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, इतना समझ में आया, यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज लीगेंड होगा ऐसे लीगेंड को स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होना चाहिए, क्योंकि ये क्या करेगा, ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा और ज्यादा एनर्जी गैप क्रिएट करेगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, बट एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज लीगेंड लाइक फ्लोरीन क्लोरीन, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो नेगेटिवली चार्ज लीगेंड है ये हमारे वीक फील्ड लीगेंड होते हैं। हमने पढ़ा है ना, टेबल पूरी हमने कंप्लीट करी है। ठीक है, अच्छे से हमने पढ़ा था कि वीक फील्ड लीगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्या है। दोनों के काफी सारे एग्जाम्पल्स, यानी कि जितने भी वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है उनके एग्जाम्पल हमने देख लिए। ठीक है, वेरेज जो, जबकि जो न्यूट्रल लीगेंड है जैसे कि NH3 है, CO है, ये सारे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। दिस कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय CFT। तो ये CFT के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया, जिस वजह से ये बन गया इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक। ठीक है, तो आपको ये जो ड्रॉबैक है ये समझ में आया होगा। इस ड्रॉबैक के अकॉर्डिंग देखो, लीगेंड्स हमारे पास अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, चार्ज के बेसिस पर अगर हम बात करें तो नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल, 3 तरह के लीगेंड होते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, या पहले भी हमने पढ़ा है कि 2 तरह के लीगेंड होते हैं, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गए, एक तो वीक फील्ड हो गए, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड जो है वो क्या करेंगे, ज्यादा रिपल्शन क्रिएट करते हैं, जिस वजह से एनर्जी का गैप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। एनर्जी का गैप जब, मतलब यानी कि जो डी और डी के बीच में जो गैप है वो बढ़ जाता है, उनकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो ज्यादा हो जाती है, उनके बीच का गैप बढ़ जाता है। फिर जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन नीचे से, यानी कि जो उसकी एनर्जी कम है वहीं से फिल करना शुरू करेंगे। तो जब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो क्या होता है, तो हमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करनी पड़ती है, इस वजह से का स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होने की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो नेगेटिवली चार्ज लीगेंड होंगे उनमें जो है न्यूट्रल लीगेंड के मुकाबले या उनके कंपैरिजन में ज्यादा रिपल्शन होगा, यानी कि इनके केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है,
ज्यादा होनी चाहिए, इसीलिए इन्हें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहेंगे नेगेटिवली चार्ज वालों को। लेकिन हमें पता है जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है हमारे, जैसे कि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इन्हें हम वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, और जबकि जो न्यूट्रल वाले लिगेंड है, जो नेगेटिव वाले से कम रिपल्शन शो करेंगे, उन्हें हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई सीएफटी। अगला है, इन सीएफटी द मेटल लिगेंड बॉन्ड इज कंसिडर्ड प्योरली आयनिक। अब ये भी हमने पढ़ा है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, एक आयनिक बॉन्ड है, प्योरली आयनिक है। लेकिन एक्चुअली द एग्जिबिट कोवेलेंट कैरेक्टर ऑल्सो, लेकिन दे एग्जिबिट कोवेलेंट कैरेक्टर ऑल्सो, इनके पास क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर भी ये एग्जिबिट करते हैं। दिस ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन बाय सीएफटी, और ये भी सीएफटी के द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया कि जब ये प्योरली आयनिक है तो ये कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे एग्जिबिट कर रहे हैं। तो प्योरली आयनिक कोवेलेंट कैरेक्टर क्यों कर रहे हैं, आयनिक कैरेक्टर करना चाहिए। ठीक है, तो क्यों कर रहे हैं इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई सीएफटी। ठीक, क्लियर। तो ये दोनों जो ड्रॉबैक्स हैं इनको आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब देखो ड्रॉबैक्स तो हमने देख लिए हैं, अब बात करेंगे अपने नए टॉपिक की, जो है आइसोमेराइजेशन। चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक को, जो है आइसोमेरिज्म। चलिए तो अब समझते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है। चलिए तो आइसोमेरिज्म होता क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब है वो कंपाउंड, ठीक है, जिनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम होगा, लेकिन अगर हम उनके स्ट्रक्चर, लेकिन अगर हम उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, तो उन्हें कहा जाएगा आइसोमर्स। ठीक है, चलिए तो आइसोमेरिज्म का मतलब है कंपाउंड्स having same molecular formula but different डिफरेंट क्या होंगी, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो अपनी जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं, तो आइसोमेरिज्म के बारे में तो हमने वहां भी पढ़ा है, तो बहुत ज्यादा ही डिटेल में तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन सारे पॉइंट्स को कवर हम करेंगे। ठीक है, जितना भी हमारे सिलेबस में है वो सारा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। चलो तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जो हमारा आइसोमेरिज्म है, ठीक है, वो दो तरह का होता है। अब ये दो तरह का क्या है, एक है हमारा स्ट्रक्चरल, आइसोमर या आइसोमेरिज्म लिख लेंगे इसको, और एक है हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। अगेन इसको भी हम डिवाइड करते हैं, तो ये जो स्टीरियो आइसोमर है इसको भी अगेन हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये है, एक है हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और एक है हमारा
ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें बच्चों, तो ये भी अलग अलग तरह के हैं, 5 तरह के ये होते हैं। अब 5 कौन कौन से? पहला है हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, पहला है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीसरा है लिंकेज आइसोमेरिज्म, चौथा है हमारे पास कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और पांचवा है हमारे पास पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। तो चलो, इतना पहले आपको नोट भी करना है और ध्यान भी रखना है। सबसे पहले आइसोमेरिज्म है 2 पार्ट का, एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है, और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्लियर? अब स्ट्रक्चरल और स्टीरियो जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था आइसोमेरिज्म में, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो वैसा होगा, लेकिन आपको थोड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, सबको पहले से तो आता है ही। फिर यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है 5 तरह के, 5 ये आइसोमेरिज्म हमें पढ़ने हैं। ठीक है, पहला है आयोनाइजेशन, दूसरा है हाइड्रेट, तीसरा है लिंकेज, चौथा है कोऑर्डिनेशन, और पांचवा है पॉलीमेराइजेशन। क्लियर? स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये भी 2 तरह का है, पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सुना सुना सा आपको लग रहा होगा, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इनको हम पढ़ेंगे और इनको भी पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक एक करके इनको पढ़ेंगे। ठीक है, फिर स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे एक एक करके। इसमें ज्योमेट्रिकल काफी बड़ा है, काफी बड़ा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, फिर ऑप्टिक। क्लियर है? चलो, तो पहले ये आप नोट कर लीजिए, ये फ्लो चार्ट बना लीजिए अच्छे से, फिर इसे आगे एक एक करके आप स्टार्ट करिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म से। ठीक है, चलो, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये आइसोमेरिज्म, तो डिफाइन करते हैं इसको। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो देखिए, ये एक तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही है। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन उनके जो आयन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जब उन्हें वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो डिफरेंट आयन शो करते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आयन्स क्या है, डिफरेंट। ठीक, चलो, तो इसको डिफाइन करते हैं। इट इज a type of structural isomerism in which the complexes
इसमें जो कॉम्प्लेक्सेस है उनके पास क्या होगा, इन विच द कॉम्प्लेक्सेस हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम शॉर्ट में एमएफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहीं पर आगे जो है हम पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ना लिख करके एमएफ लिखेंगे। तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट डिफरेंट आयंस, when dissolved in water, तो जब पानी में डिजोल्व किया जाएगा तो डिफरेंट ही आयन दिखाएंगे, ठीक है। तो चलो, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बना के देख लेते हैं। तो देखो, एक फॉर्मूला तो ये है, अब इसी को थोड़ा चेंज करके देखो, फॉर्मूला तो सेम है ना, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें तो सेम ही है, ठीक है। लेकिन जब हम इसे डिसॉल्व करते हैं तो क्या आयन जो देते हैं, इसको आप देखो ध्यान से, तो ये देगा 2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। वैसे अगर हम यहाँ पर देखें, एक पॉजिटिव और यहाँ पर Cl नेगेटिव, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आयन्स हैं, ये जो आयन्स हैं, ये क्या है, अलग अलग, ठीक है। तो ऐसे जहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन डिफरेंट आयन जो देते हो, ठीक है, उन्हें कहा जाएगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्लियर है इतना, काफी इजी है, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। दूसरा आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, दूसरा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अब हाइड्रेट आइसोमेरिज्म को एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। चलो, एक कॉम्प्लेक्स तो ये है और एक है हमारे पास चलो, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, फॉर्मूला तो आपको सेम लग रहा होगा, है ना। फॉर्मूला तो क्या है, देखो H2O 6 है, H2O 5 और 1 6, ये हो गए। Cl कितने, 3 है, Cl 2 और 1 3 हो गए, Cr 1 1 है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या लग रहा है आपको, अब देखो यहाँ पर ये जो वाटर प्रेजेंट है, कैसा प्रेजेंट है, H2O इज प्रेजेंट एज अ लीगेंड and attached to central metal atom through a coordinate bond। तो ये क्या है, यहाँ पर अगर हम H2O की बात करें तो ये एक लीगेंड की तरह प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो ये H2O जो है इज प्रेजेंट एज अ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नॉट एज अ लीगेंड। तो यहाँ पर जो H2O प्रेजेंट है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के तौर पर प्रेजेंट है, ना कि किसी लीगेंड के तरह, ठीक है। तो दोनों, ये जो हाइड्रेट है, ये जो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है, तो अगर आप दोनों को देखो तो दोनों में डिफरेंस क्या है,
एक में तो वाटर प्रेजेंट है लिगेंड की तरह और एक में वाटर प्रेजेंट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह। तो इसकी डेफिनेशन भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, डिफाइन आप इसको खुद से करके आओगे और कुछ एग्जाम्पल्स इसके आप लिख करके आओगे। ठीक, चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी इसे आगे कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।